मैं मित्रों बता दूं, जब ये चुनाव जीत के गए तो काला धन एक भी वापस नहीं आया, क्योंकि वो काला धन उन्हीं के पार्टी के लोगों का था विदेशों में। और ये जो नोटबंदी हुई वो देश के लोगों के साथ धोखा हुआ, गद्दारी हुई। 2000 वाली जो नोट बंद हो गई उसमें कितने नोट जो है खजाने में चले गए। कोरोना काल में हमारे देश में इतना दान मिला देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन वो मोदी केयर फंड से आज तक वो पैसे का पता नहीं चला। और जो इनके विषय में बोलता है उसको जेल भेजवाते हैं। तो ये सब गुंडा राज है, माफियाओं का राज है। मैं मंच के माध्यम से हमेशा गरज की बात करता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं गोली कट्टा बम इत्यादि चीजों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही है। तो जब तक मैं इस पार्टी में रहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहूंगा, तब तक मेरे पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं इसी तरह से आवाज उठाता रहता हूँ। शिक्षा समझ लीजिएगा कि खत्म हो गई है। महंगाई इतनी तेज है कि इसी भेलाला गांव में मैं अगर सर्वे करूं यहाँ के मानिंद लोगों को लेकर के, तो बहुत सी माताएं बहनें रोते हुए बोलेंगी कि शाम को मेरे पास राशन नहीं है भोजन बनाने के लिए। तो मैं सच्चाई से चलता हूं, मुझे जाति से नफरत नहीं है, मुझे धर्म से नफरत नहीं है। हाँ, मैं योगी मोदी जी, दोनों जी से पूछता हूं कि पूरे भारतवर्ष में गांजा बिकता है, तो क्या हमारी यहाँ की बैठी हुई जनता बेचवाती है? अब ये मेरा बेटा बीएससी किया है, मैं मेडिकल स्टोर खुलवा दूं, तो सीएमओ साहब पहुंचेंगे, बोलेंगे फार्मासिस्ट आप हैं, लेकिन गांजा इसी बाजार में बिक रहा है, तो एसओ साहब नहीं पहुंच रहे हैं कि गांजा क्यों बेच रहे हो। तो गांजा क्यों बिकता है? शासन प्रशासन के मिली भगत से बिकता है। दरोगा साहब, एसओ साहब थाने में पैसा लेते हैं, और गांजा बेचवाने वाले भैया को सब लोग कहते हैं कि भैया बड़का है, गांजा बेचवा वाले, एक टाली खींचा वाले व्यक्ति के कहिए कि मारा इतना दरिद्र। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कृष्ण भगवान और सुदामा की जोड़ी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आज कृष्ण और सुदामा की जोड़ी पहले बहुत महत्वपूर्ण थी, हमारे रामायणों में भी लिखा हुआ है। आज सुदामा के तरह ब्राह्मण अगर किसी भी गांव में रहते होंगे तो उन्हें कोई गुरु पाल आदि नहीं कहेगा। बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, स्मगलर हो, गोली कट्टा का सप्लायर हो, मर्डरी हो, उन्हें लोग कहेगा भैया प्रणाम, तू तो बड़का है। ये दौर चल रहा है। अब मेरे पास 12 रामायण है गोरखपुर प्रेस का, उन सबों में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे ऐसे धूर्तबाजों का बोलबाला चलेगा, और जो ईमानदार लोग रहेंगे उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, उन्हें लोग बोल देगा अरे ये तो पागल है। और जो धूर्तबाजी बतियाएंगे, बलात्कारी रहेंगे, स्मगलर रहेंगे, हीरोइन बेचवाएंगे, गांजा बेचवाएंगे, थानों में जाके दलाली देंगे, पैसा देंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला चलेगा। तो मेरे नौजवान साथियों, नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, जुमलेबाजी मुक्त भारत, तो इन सबों पर हम लोग काम तभी कर पाएंगे जब हम लोग ये चाह जाएंगे कि हाँ हमारे भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाया जा, अखंड भारत का निर्माण करा जा। और अब की बार हम लोग जो है वोट जो है भारतीय समाज शक्ति पार्टी को जिताएंगे, लाएंगे, जिससे कि हमारे देश का कल्याण होगा। और यह भारतीय समाज शक्ति पार्टी, ये जो हमारे चाचा जी बैठे हैं, इनके पास एक पैसा नहीं है, इनको टिकट दे के चुनाव लड़ाया जाएगा। और आप लोगों के चल के पैरों पे मैं गिरूंगा कि भैया जितनी पूंजीपति वाली पार्टियां हैं उनको इस बार वोट मत दीजिएगा। आप लोग अगर वोट इनको दे देंगे तो आपके यहाँ से ये सांसद चुन के जाएंगे। अगर आप लोग गद्दारी किए, आप लोग वोट नहीं दिए, पूंजीवादियों को वोट दिए, माफियाओं को वोट दिए, तो समीकरण नहीं बदलेगा, चाहे हम कितना ही चिल्लाते रहें। तो समीकरण बदलने की ताकत जनता में है। तो जनता को ये सोचनी होगी कि हमारा बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर कैसे बनेगा, और हमारा बच्चा कमर्शियल में कैसे आके बैठेगा, कैसे
खादी ग्राम उद्योग का मैं नाम ले लूं, लिस्ट खोलेंगे तो 500 उसमें व्यापार है घरेलू उद्योग के लिए। ढेलारा गांव का मैं सर्वे करूं, कट घरेलू उद्योग लगाए हैं मोदी जी, योगी जी। पीएमआरवाई का मैं नाम ले लूं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, उसमें 300 घरेलू उद्योग है। मोदी जी ने कहा कि आप निर्भर बनो। मैं मोदी जी से पूछता हूं, बैंक लोन देता नहीं। हमने फाइल लगाया कि मुझे नमकीन का उद्योग लगाना है, उन्होंने प्रोसेस रख दिया कि 10 लाख का एफडी चाहिए। तो जब मेरे पास पैसा है ही नहीं है तो 10 लाख का एफडी मैं दूंगा कहां से आपको? तो आप निर्भर बनने की बात कहां गई? शीला बहनी ने कहा कि मैं अपने यहाँ पापड़ की एक भट्टी लगाऊंगा और आलू सान के पापड़ बनाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि मुझे 2 लाख लोन चाहिए, लेकिन बैंक ने कहा कि नहीं, आपका लोन पास नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई गारंटर नहीं। तो ब्लॉक में बीडीओ साहब बैठते हैं। ब्लॉक का फुल फॉर्म बहुत से हमारे बच्चे नौजवान साथी नहीं जानते होंगे कि वो ब्लॉक बनता क्यों है। तो वहां बैठने के लिए वो चेयर नहीं होती है बीडीओ साहब का। बीडीओ साहब को ग्रामीण एरिया का क्षेत्र दिया जाता है कि आप देखो कि आपके ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं करता, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाता। चुनाव आ रहा है लोकसभा का, अभी तमाम फर्जी बातें शुरू होंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि सभी जुमलेबाज जब अपना वोट लेके जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो कान में तेल नाके पड़ जाते हैं, फिर वो क्षेत्र में भी दिखाई नहीं देते। तो आप लोगों को इस पर विचार करना है कि एक वोट आपको राजा बनने का अधिकार देता है, तलवार चाटने का नहीं, चमचा बनने का नहीं। तो शिक्षा महंगी हो गई है, गरीबों के बच्चों से परे हटती जा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, खाली रहते भी नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और स्मगलर जो है स्मगलिंग करते जा रहे हैं, दलाल दलाली करते जा रहे हैं, मर्डर करते जा रहे हैं और बलात्कार करते जा रहे हैं। मणिपुरम में हमारी 2 बहनों को जब निर्वस्त्र करके और समूहों में ऐसे घुमाया जा रहा था, उनके गुप्त पार्ट्स में छेड़ा जा रहा था, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मुझे फूलन देवी का चेहरा याद आ रहा था कि शायद इसी तरह से फूलन देवी को मजबूर किया गया होगा, इसलिए वो चंबल में जाकर के गन उठाई थी। तो मेरे मित्रों, मणिपुरम में जिन बहनों को निर्वस्त्र किया गया था वो हमारे समाज की बहन बेटियां थी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी बहन बेटियां थी। और समाज में हमारी माताएं बहनें चलती हैं। एक वो सामाजिक माताएं बहनें होती हैं, भैया होते हैं, चचा होते, बाबू होते हैं, बड़का बाबू होते हैं, और एक आपके खून से जुड़े हुए रिश्ते में माताएं बहनें और भाई बड़का बाबू चचा होते हैं। तो हमने सोशल साइंस में पढ़ा कि हमारे समाज में जितनी भी लड़कियां घूमती हैं, जितनी भी औरतें घूमती हैं, वो हमारी सामाजिक बहन है, सामाजिक माँ है, सामाजिक चाचा है, सामाजिक भैया है। तो मैं बलात्कारियों से पूछना चाहता हूं और बलात्कारियों को बताता हूं कि तुम लोग सामाजिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो तो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो और सोचते हो कि नहीं, मैं तो दूसरे के बहन बेटियों को छेड़ा। तो हमारे समझने में मित्रों, आप लोग सोचो कि क्या दशरथ पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कि उनके समझने का अंतर दूसरा है और मेरे समझने का अंतर दूसरा है? तो ऐसा नहीं है। हम ट्रेन में चलते तो रंगबाजी बतियाते हैं, सीट घेर लेना, सुल्तानपुर आया है, भीड़ बहुत चढ़ेगी, सीट पे जगह मत देना। बस में अरे थोड़ा और फैल जाओ, बैग रख लो, जगह मत देना। तो मैं सोचता हूँ कि अब इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गया, इंसान को प्यार नहीं है। तो ये सब चीजें पैसा से नहीं मिलता, ये सब चीजें स्वतः का संस्कार होना चाहिए, स्वतः के खून में ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। मैं मित्रों सिगरेट नहीं पीता, मैं गुटखा नहीं खाता, मैं शराब नहीं छूता, मैं
क्या यहाँ पे हमारे सभी पदाधिकारी जो बैठे हैं, मैं किसी को अपशब्द बोल रहा हूँ? तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, पार्टी के पदाधिकारियों, आज देश आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुका है। मैं बताया कि जो बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, एक मजदूर इस समय 45 सेल्सियस ताप है, वो टाली चला करके कमाता है ना, उसको भी जीएसटी में टैक्स देना होता है। और आज टैक्स सब जगह है। और चीन क्यों आगे है? कुछ लोग मिल जाते हैं सड़की पर तो बोलते हैं कि अरे यार, भारत की जनसंख्या इतना है इसलिए नौकरी नहीं मिलती। तो मैं जुमलेबाज सरकारों से पूछता हूँ और अंधविश्वास भक्तों से पूछता हूँ कि चाइना तो 2 साल बाद आजाद हुआ था हमसे, हम 1947 में आजाद हुए थे और उसकी जनसंख्या विश्व में सबसे नंबर 1 थी, तब भी वो विकसित देश हो गया। अब मोदी जी जब जापान गए तो मैं टीवी पे उनका भाषण सुना, कहा मैं भारत को जापान बना दूंगा। तो मेरे मुंह से बरबस आया कि अरे जुमलेबाज, तुम भारत को बना ही नहीं रहे हो, और जापान पहली बार जीवन में पहुंचे तो बोले कि मैं जापान बना दूंगा। तो मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, आप गूगल खोल के देख लेना या इतिहास खोल के देख लेना, सोशल साइंस खोल के देख लेना कि वो सब देश विकसित देश हैं और भारत आज विकासशील देश से भी पीछे हो गया। इसका कारण है हम फंसे हैं हिंदू मुस्लिम में। और मैं आज एक बात बोल के जाता हूं, जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए अपनी माता पिता का सेवा नहीं कर सके, अपना घर परिवार नहीं चला सके और स्वतंत्रता में कूद पड़े, देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े, तो क्या हिंदुओं में कोई बारिस्टर नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई वकील नहीं था? तब ये हिंदू कहां गए थे? और नेहरू जी ने अपनी डिक्शनरी में लिखा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं विदेशी ब्राह्मण हूं। जब औरंगजेब ने कहा कि जजिया कर दो, तो इन्होंने